एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम कुछ चलो तो सही। कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ ले जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। और नरेंद्र वर्मा की ये पंक्तियाँ चलो तो सही के साथ राजस्थान सीएटी की क्लासों में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा राजस्थान सीएटी की क्लास में, राजस्थान की जो सभ्यताएं, और सभ्यता का आपका एक टॉपिक जहां से 2-3 सवाल है वो महत्वपूर्ण निकलते हैं। और बेसिक हमारे जो सिलेबस में है वो 5 सभ्यताएं दी गई है, जिसमें कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है, गणेश्वर और बालाथल है। तो हम सभ्यताओं की बात करेंगे और उसी सभ्यता की बात के साथ में एक आपके जैसा हमारा विद्यार्थी है अशोक, उसकी बात को भी कोट करेंगे और फिर हम क्लास के मुद्दे पर चलेंगे कि एक विद्यार्थी के रूप में आपके सामने सभ्यता आते शुरू में क्या प्रश्न उठता है। तो बताइए भाई अशोक, क्या आपका सवाल है? आज इस चलती क्लास में आप आ गए, बताइए क्या समस्या है। सर ये सभ्यता का टॉपिक तो है, लेकिन यार बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। बार बार मैं पढ़ता हूँ और एग्जाम के टाइम में बार बार मैं इसको भूल जाता हूँ। इसका कुछ जुगाड़ बताइए। बिल्कुल अशोक, बहुत ही अच्छी बात कही। जो सभ्यता का टॉपिक है वो काफी जटिल टॉपिक रहता है और अक्सर हर किताबों से, अलग अलग किताबों से आपने पढ़ा होगा तो याद नहीं रहा होगा। आज जो मैं आपको इस पढ़ाऊंगा डिजिटल बोर्ड पे, आप है वो उसको लिखिए, नोट्स बनाइए और फिर उसको बार बार पढ़िए, तो सभ्यता कभी भी नहीं भूलोगे। और बहुत ही मैं ट्रिकली बताने वाला हूँ और बहुत ही शॉर्ट के अंतर्गत जो आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी उस लेवल से बताऊंगा। तो अशोक, आपकी ये जो समस्या है वो तो आज से ही समाप्त होगी। और कोई सभ्यता के बारे में तकलीफ है तुम्हें? सर एक सवाल मेरा है। और बताइए क्या सवाल है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को याद सब हो जाता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है सब भूल जाता हूँ सर। कुछ समझ में आता ही नहीं है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरे से। बिल्कुल, ये अशोक की बात भी सही है कि परीक्षा के समय दबाव होता है और उस समय है वो भूल जाते हैं, अशोक हो चाहे आप हो या हम हो। बिल्कुल, इसका इलाज ये हमारे पास ये है कि जो क्लासें मैंने पढ़ाई है उसको आपने है वो नोट्स लिखे हैं, उनको रिवीजन करना। और बाद में टेस्ट सीरीज लाऊंगा मैं, जो मैंने पढ़ाया है और उसके अलावा और भी चीज़ें बची है वो सारी की सारी टेस्ट मॉड्यूल में करवा दूंगा। तो अशोक की ये समस्या का समाधान तो हो गया, आपकी भी समस्या का समाधान। अशोक की ये समस्या है उसी तरह की तो उसमें ही निहित है। और कोई तकलीफ हो सभ्यता से बारे में, हालांकि तू काफ़ी सभ्य व्यक्ति है, तेरी जो बात है अशोक की वो भी सभ्य व्यक्ति की तरह है। और भी बताइए कोई बात सभ्यता की। बस सर, बस बढ़िया। बिल्कुल अच्छी बात कही। और अब अशोक आप क्लास में बैठ जाइए, नोटबुक लेकर के जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको है वो अच्छे तरह से लिखिए, मनन मंथन कीजिए। और आप सभी भी है वो नोटबुक लेकर के मेरे साथ राजस्थान की कला और संस्कृति और जो इतिहास का टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से है वो पढ़िए। क्योंकि क्या होता है कि जो राजस्थान कला संस्कृति का भाग है वो राजस्थान की हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, चाहे आरपीएससी की परीक्षाएं हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की हो, चाहे पुलिस लेवल की हो, कोई भी लेवल की परीक्षाएं। तो सभ्यता हुई या राजस्थान कला संस्कृति का पूरा भाग है, वहां से हर बार सवाल आता है। आपको नौकरी लगना है तो ये भाग तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ और राजस्थान की कला और संस्कृति की बात करेंगे। इतिहास को पढ़ेंगे तो वहां सभ्यता की मैं बातें बताऊंगा और साथ साथ में है वो हम अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, याद भी करेंगे, परीक्षा में पूछी जाएगी। तो चलिए क्लास में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं आपके टॉपिक में दी हुई। राजस्थान की सभ्यताओं की जो बात करेंगे उससे पहले एक बात को थोड़ा सा और समझेंगे कि आखिर में है वो सभ्यता होती क्या है। अक्सर आपने 12th में पढ़ा होगा जहां पर 2 वर्ड आपके आए होंगे बार बार। एक शब्द आपका आया सभ्यता और दूसरी चीज आई है वो संस्कृति आई। इन दो चीजों में ही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि साहब ये सभ्यता क्या होती है और संस्कृति है वो क्या होती है। देखिए, सभ्यता और दूसरी है वो संस्कृति। संस्कृति का मतलब ये हुआ कि मानव के जो रहन सहन का तरीका है, खान पान है, उनके त्योहार है, मेले हैं, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, तो वो बेसिक रूप से इतिहास के अंतर्गत संस्कृति का हिस्सा आता है। दूसरी जो बात यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है सभ्यता। सभ्यता का मतलब यह हुआ है कि जो मानव है वो भौतिक रूप से किस तरह की उसकी स्थिति थी, मानव की भौतिक स्थिति। भौतिक स्थिति का मतलब हुआ कि जैसे आप है,
तो मैंने पूछा कि भाई आपके है वो मकान, आपने कहा कि सर मेरे एक बंगला है, शहर में हम रहते हैं, हमारे पास में है वो गाड़ी है, हम है वो अच्छी सुविधाओं में है वो पल बढ़ रहे हैं, अच्छी स्कूल में है वो हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपका जो भौतिक परिवेश है, और ये जो भौतिक परिवेश है वो किसका हिस्सा हुआ, सभ्यता का हुआ। दूसरी चीज ये आई कि आपसे है वो मैंने पूछा तो आप है वो मेरे साथ बड़े रेस्पेक्ट रूप से, सम्मान के साथ बातचीत है वो करने लगे, आपका बिहेवियर मुझे अच्छा लगा, आपके है वो पहनावा एकदम अच्छा है वो पहनावा है, खान पान की दृष्टि से आपके त्यौहार है, रीति रिवाज है वो अच्छे हैं। तो वो रीति रिवाज, परंपराएं, मेले, त्यौहार, संस्कृति। तो यहाँ पर मैं बात को डिफाइन करूंगा कि मानव के रीति रिवाज, पहनावा, त्योहार आदि है वो संस्कृति का हिस्सा है। और यहाँ पर है वो मानव की जो भौतिक स्थिति है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, कोई व्यक्ति का जो रहन सहन का तरीका है वो किस में आ जाएगा, आपका सभ्यता में आएगा। हमने 12th में पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा था, और वह सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो यहीं से बात हमारी कोट होती है सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब ये हुआ कि एक भारतीय उपमहाद्वीप में हमें है वो सभ्यता प्राप्त हुई थी जहां पर विशाल नगर थे। आज के जो शहर है, आप जयपुर या दिल्ली या जोधपुर या कोई भी शहर में रह रहे हैं, तो उस शहर की क्या स्थिति, उस शहर का है वो किस तरह से बसावट है, किस तरह से वहां पर नाली व्यवस्था है, किस तरह से मकान बने हुए हैं, तो वो क्या है, उस शहर की जो भौतिक स्थिति, उसकी जो बनावट है वो उसकी सभ्यता हो गई। तो एज इट इज सिंधु घाटी में भी यही था कि वहां पर है वो अच्छी तरह से भवन बने हुए थे, बड़े बड़े मकान है, अन्नागार है, उसके अंतर्गत देखा जाए तो मकान है, उसमें सारी सुविधाएं थी, शौचालय अलग बना हुआ था, मकान का आंगन अलग था, पानी का टांका है वो व्यवस्थित था, घर से है वो नालियां निकलती थी। तो बस सभ्यता में ये चीजें आती हैं कि उस समय मानव का जो आज से हजारों वर्षों पूर्व हमारे जो पूर्वज हैं वो किस तरह से रहते थे, उनकी क्या भौतिक स्थिति थी, वो बेसिक रूप से सभ्यता का हिस्सा है। और हमारे जो टॉपिक में दिया गया है वो आपके सीएटी में 5 सभ्यता ही दी गई। वैसे तो सभ्यता का टॉपिक बहुत बड़ा रहता है और आपके हैं 5 सभ्यता, यदि आप अच्छे तरह से यहाँ से पढ़ लोगे तो आपका सवाल है वो पुटअप हो जाएगा। और मैं आपको है वो यहाँ पर भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जो सभ्यता मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, चाहे स्नातक स्तरीय हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, और चाहे राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, सभ्यता का जो इनसे आपका सवाल आएगा वो सवाल बाहर नहीं जाएगा। केवल और केवल आप मेरे साथ में इन चीज़ों को है वो पढ़िए और लिखते रहिए, इसके अलावा कहीं पर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो भी कमी रही तो बाद में मैं टेस्ट सीरीज में और भी चीज़ों को इंक्लूड कर लूंगा कि आपका सवाल कोई बाहर नहीं जाएगा। ये 5 सभ्यता है। अब इन सभ्यताओं को थोड़ा सा है वो आप लोकेशन में देखिए कि इनकी है वो स्थिति है वो कहां पर है। आप देखिए, आपकी पहली सभ्यता का नाम है वो कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है तो कालीबंगा सभ्यता को आप देखिए, ये राजस्थान का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी पश्चिमी छोर, और हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले जो राजस्थान की ऊपरी छोर के ऊपर अवस्थित हैं। तो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता स्थित है। तो पहली बात, आपके माइंड में ये जो मैप है राजस्थान का, उसको आप है वो कॉपी में सर्वप्रथम सभ्यता हेडिंग डालकर वहां लिख लीजिए और इसको है वो बनाइए। और 5 सभ्यताओं को आपको इसमें दर्शानी, बाकी को नहीं दर्शानी। तो पहली कालीबंगा। दूसरी आपकी जो सभ्यता दी गई है वो आहड़ सभ्यता है। और आहड़ सभ्यताएं, तो आहड़ सभ्यता को आप है वो यहाँ उदयपुर के अंतर्गत आहड़ सभ्यता की है वो स्थिति रहती है। ये उदयपुर और यहाँ पर ये आहड़ सभ्यता लिखी हुई पड़ी, तो ये आहड़ आ गई। तीसरी जो आपकी महत्वपूर्ण सभ्यता है वो बैराट सभ्यता है। और बैराट सभ्यता ये जयपुर जिले के अंदर है, और जयपुर जिले में है तो बैराट की आप है वो लोकेशन ये देख लीजिए, ये जयपुर जिला और ये बैराट की अवस्थिति। फिर गणेश्वर सभ्यता है, और गणेश्वर सभ्यता आपकी है वो सीकर में पड़ती है, ये गणेश्वर सभ्यता। और एक और आपकी सभ्यता है वो बालाथल है, और बालाथल भी है वो बेसिक रूप से उदयपुर में है, तो बालाथल भी उदयपुर में। ये 5 सभ्यताएं। अब इन सभ्यताओं को हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ साथ है वो इसके नोट्स बनाते रहिए। ये आपकी सर्वप्रथम सभ्यता आती है वो प्रथम आती कालीबंगा।
कालीबंगा शब्द जो आपके माइंड में आते ही एक चीज़ होनी चाहिए कि सीधे आप कहाँ जाओ, हनुमानगढ़ जाइए और राजस्थान के मैप के ऊपर देखिए हाँ इसकी लोकेशन है वो कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा सभ्यता के बारे में है वो मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा कि कहाँ कहाँ से सवाल इसमें पुटअप है वो होता है। देखिए कालीबंगा सभ्यता की है वो बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पर इसकी अवस्थिति है, तो आपने कह दिया कि साहब इसकी अवस्थिति है वो हनुमानगढ़ जिले में है। अब थोड़ी सी और इसको है वो हम सिस्टमेटिक से है वो डिफाइन करता हूँ। सर्वप्रथम हम कालीबंगा का है वो परिचय लेंगे कि कालीबंगा सभ्यता की है वो नामकरण है वो करेंगे, इसका नाम कालीबंगा ही क्यों पड़ा वो चीज़ देखेंगे। दूसरा जो घटनाक्रम उसमें हम लेंगे कि इसके जो खोज का काम है वो किस व्यक्ति ने है वो किया, किस तरह से है वो ये सभ्यता सामने आने का प्रकाश में आई कि किस तरह से यहाँ पे एक बड़ी सभ्यता विकसित हुई थी। तीसरी जो हम बात लेंगे कि आप कहोगे कि सर ये जो कालीबंगा है वो इसका कालखंड क्या है, कालखंड मतलब किस समय अवधि की, आज से है वो कितने हजार वर्षों पुरानी है वो ये सभ्यता अस्तित्व में आने का काम करती है। फिर हम इसकी है वो विशेषताएं देखेंगे कि इसकी है वो क्या विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं आ जाएगी। और फिर यहाँ से अवशेष देखेंगे कि कौन कौन से अवशेष है वो निकलकर कालीबंगा से आते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ईंटों से बनी हुई एक सभ्यता के हमें दर्शन होते हैं, तो ये बेसिक रूप से इसी का ही हमने फोटो है वो लिया है कालीबंगा का कि किस तरह से है वो बनावट थी मकानों की। आज जो हम मकान बनाते हैं उसकी कैसी बनावट है वो उसमें हमें देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मृदभांड है, ये मिट्टी के है वो बने हुए, आपको खिलौने टाइप में लग रहे होंगे कि ये तो सर खिलौने हैं जो हम पहले बच्चे थे उस समय खेलते थे। तो बस ये मृदभांड की संरचना है कि उस समय का जो जीवन था वो लोग किस तरह से इन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और आज जो हम घरों में ग्रामीण परिवेश में देखते हैं तो वह मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होता है, तो उसी तरह आज से तकरीबन 4000 वर्ष पूर्व भी है वो लोग करते थे, तो वो किस तरीके से कर रहे थे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं परिचय के ऊपर की कालीबंगा सभ्यता। आप हेडिंग डालिए कालीबंगा, ये कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की यदि परिचय की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता है वो इसके शब्द को आप देखिए। कालीबंगा ये जो शब्द है इस शब्द का भी बेसिक रूप से अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, वही चूड़ियां जो महिलाएं हाथों में पहनती हैं। बंगा काली यानी काले रंग का, और बंगा शब्द है वो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है वो पंजाब से सटा हुआ है और पंजाबी भाषा में चूड़ियों को है वो कहा जाता है। तो काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा का है वो नामकरण निकल कर आया। अब काले रंग की जो चूड़ियां हैं वो कालीबंगा, और अब इसकी देखी जाएगी कि ये जो है वो कहाँ पर है वो है। तो इसकी स्थिति के ऊपर देखा जाए तो ये हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। और हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ घग्गर नदी, सरस्वती घग्गर। चूंकि यह जो सरस्वती नदी है वो वर्तमान में अस्तित्व में सरस्वती नदी नहीं है और सरस्वती नदी है वो क्या हो गई है, लुप्त हो गई है, इसलिए इसकी जगह पर है वो हम घग्गर है वो नदी आती है। चूंकि ए सर्वे ऑफ वर्क एलोंग लॉस्ट रिवर करके पुस्तक ऑरेल स्टाइन ने लिखी थी, और ऑरेल स्टाइन ने है वो यहाँ पर बड़ा शोध अनुसंधान किया और कहा कि जो सरस्वती नदी आज से हजारों वर्षों पूर्व है वो यहाँ से बहती थी, हिमालय से निकलकर है वो एक तरीके से जाकर के अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरने का काम करती थी। वो नदी वर्तमान स्वरूप में नहीं है। तो इन्होंने कदक बताया कि ये जो सरस्वती है उसी का ही रूप है वो घग्गर है। तो यहां से आपका सवाल पुटअप होगा, वो आपसे यही पूछा जाएगा पहले कि इस शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है, कहां पर स्थिति है, फिर है वो किस नदी के किनारे। तो आप कहोगे कालीबंगा है वो सरस्वती, सरस्वती ऑप्शन में नहीं है तो वहां पर घग्गर है वो होगा, और घग्गर नदी के बाएं तट पर है, घग्गर नदी के बाएं तट पर है वो ये नदी, ये सभ्यता है वो थी। तो घग्गर नदी के बाएं तट पर अवस्थित, घग्गर नदी के बाएं तट पर है वो कालीबंगा सभ्यता अवस्थित है। ठीक बात।
अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बारे में यदि देखा जाए तो संस्कृत साहित्य में कालीबंगा का ये जो क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र का, इसको बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि जो इसको क्षेत्र को है वो गंगानगर या हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र, या फिर इसको कहा जाए कि जो ये घग्गर नदी का क्षेत्र, इसको मैं कह दूं घग्गर नदी का क्षेत्र, इसको संस्कृत साहित्य में, संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक क्षेत्र कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुधान्यदायक, बहुधान्यदायक। इस शब्द को आप अवश्य लिखना। आपसे पूछा जाए कभी बहुधान्यदायक क्षेत्र किसको कहा गया, तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसको बहुधान्यदायक कहा गया है। क्योंकि ये जो नदियां हैं वो सदा नीरा नदी थी। ये कैसी थी? सदा नीरा, यानी हमेशा बहती थी, सदा नीरा नदी थी। और सदा नीरा नदी थी तो यहाँ पर है वो धन धान्य खूब होता था, फसलें अनाज खूब होता था, इसलिए इसको बहुधान्यदायक कहा गया। तो ये सामान्य परिचय आपका कालीबंगा का हो गया। और अब कालीबंगा की खोज की है वो बात करेंगे कि भाई इस सभ्यता की है वो खोज किसने की। प्यारे विद्यार्थियों, यदि कालीबंगा सभ्यता की खोज की बात करें तो जो ये हड़प्पा सभ्यता का ये एक केंद्र था, मैंने आपको पूर्व में बताया। और हड़प्पा सभ्यता का है वो थोड़ी सी मैं बात यहाँ पर हड़प्पा से ले लेता हूँ ताकि आपके वो बात समझ में आए। आपने 12th में पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की बात है वो हमारे पास निकलकर 1921 के रूप में 1921 में दयाराम साहनी ने है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी है वो जिले में रावी नदी के तट पर ये इस केंद्र की है वो खोज की थी। कहाँ पर है? पंजाब। और ये पंजाब कौन सा है? ये पंजाब है वो पाकिस्तान का। किसका है? पाकिस्तान प्रांत में जो पंजाब है वही है। तो ये हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का जो विस्तार देखा गया था वो तकरीबन वर्तमान देखा जाए तो 20 लाख वर्ग किमी में ये सभ्यता फैली हुई थी। और इसी हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र हमारे पास निकल कर आया था वो था कालीबंगा। कौन सा था? कालीबंगा। चूंकि ये एक नहीं है, इस पूरी क्षेत्र को ही इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया था, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर पहली बार खोजी गई थी। इस कारण से आगे जो स्नातक स्तर में आएगी वहां पर मैं इस पर बात डिटेल से करूंगा। तो ये जो कालीबंगा है वो हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है। और हड़प्पा सभ्यता की तो हमने बात कही कि इसकी खोज तो है वो 1921 में ही हो चुकी थी। लेकिन क्या हुआ कि देश आजाद हुआ और आजादी के साथ में आपको पता है कि देश का विभाजन हुआ। ऐसी स्थिति में बहुत से क्षेत्र है वो भारत से पाकिस्तान में है वो चले गए। तो यहां पर है वो बहुत कम ही क्षेत्र बसे। और उसके बाद में पुनः है वो देश की आजादी के बाद में सभ्यता की खोज का काम शुरू हुआ कि क्या देश में भी अब कोई ऐसे और नए क्षेत्र हो सकते हैं। तब यहां खोज का काम आगे बढ़ा और खोज है वो 1952 और 53 में हुई। 1952-53 में अमलानंद घोष ने की। अमलानंद घोष ने है वो इसकी खोज है वो की। अमलानंद घोष ने खोज। यहां पर इस शब्द को पकड़िए। आपसे पूछा जाएगा सवाल कि कालीबंगा सभ्यता की है वो खोज किसने की, तो अमलानंद घोष ने की। कब की? 1952 है वो 53। 1952-53 में की। बहुत जगह कभी 52 पूछ लिया जाएगा, कभी 53 पूछ लिया जाएगा, दोनों ऑप्शन है वो पूछे जाते हैं। ठीक बात है। खोज यानी पहली बार व्यक्ति प्रकाशन में लाने का है वो काम कौन कर रहा है। अब दूसरी बात यहां पर यही लेंगे कि इसकी जो खोज के बाद में एक शब्द आता है उत्खनन। क्या आता है? उत्खनन आता है। उत्खनन का मतलब हुआ खुदाई।
कि भाई इसकी जो खुदाई किसने की, किसने खोदने का काम किया, जहां से इस तरह के बर्तन वगैरह मिले हैं। और भी यहाँ से साक्ष्य हमें अलग अलग मिलते हैं, चाहे इक्का गाड़ी का है वो साक्ष्य मिल रहा है, चाहे खिलौने साक्ष्य मिल रहे हैं, चाहे भूकंप के साक्ष्य मिल रहा है, कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, जुते हुए खेतों के वो सारे साक्ष्य मिल रहे हैं। तो खुदाई का काम है वो किसने किया? तो खोज अमलानंद घोष 1952-53, और खुदाई का जो काम है वो 1961 में होता है। कब होता है? 1961 में बीबी लाल बी के थापर और जीवी जोशी ये लोग थे जिन्होंने इसके है वो उत्खनन का कार्य किया। तो ये चीज आपकी खोज के अंदर आ गई। और भी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कालीबंगा से संबंधित। कालीबंगा सभ्यता को जो मैंने अभी बताया था कि ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक क्या रहा था, केंद्र रहा। तो यहां पर है वो हड़प्पा सभ्यता के 5 है वो सांस्कृतिक चरण है वो कालीबंगा से मिलते हैं। मैं यहां पर बात को कोट करूंगा कि कालीबंगा से हड़प्पा के 5 सांस्कृतिक चरण मिले हैं। एक बात तो ये आई। दूसरी बात यह है कि 5 जो सांस्कृतिक चरण मिले हैं, साथ ही साथ इसका जो उत्खनन है वो भी 5 चरणों में हुआ। दोनों ही बात है। इस तरह के सवाल पूछे गए तो मैं बात को पुनः कोट करूंगा कि कालीबंगा से हड़प्पा का उत्खनन कालीबंगा से उत्खनन है वो 5 चरणों में होगा। चरण अलग है और स्तर अलग है। कैसे? देखिए, अब यहां पर हमने बात एक तो कही थी 5 चरण और 5 स्तर। सॉरी, यहां पर मैं लिख लेता हूं स्तर। पांच स्तर मिले। 5 स्तर का मतलब हुआ कि कालीबंगा से हड़प्पा के 5 है वो सांस्कृतिक चरण, 5 सांस्कृतिक चरणों में है वो यहाँ पर उत्खनन का काम हुआ है। यानी 5 बार है वो अलग अलग लोगों के द्वारा है वो 5 चरणों में हुआ गया और 5 स्तर मिले। स्तर का मतलब हुआ कि वहां जो खुदाई का काम हुआ वो 5 लेयर के अंतर्गत हुआ। अलग अलग लोगों के द्वारा है वो 5 स्तर में हुआ कि निचली लेयर से क्या मिला, उसके और भी है वो खुदाई का काम किया। चूंकि हम इतिहास में देखते हैं तो 2 तरह के उत्खनन कार्य होते हैं। एक तो होता है जो एक तरह से लंबवत कार्य में, और दूसरा होता है क्षैतिज कार्य में। तो लंबवत स्तर पर है वो किस तरह से उत्खनन हुआ उसको यहां पर डिफाइन है वो किया गया। तो हमने कहा कि कालीबंगा से हड़प्पा के है वो 5 चरण मिले हैं और 5 स्तर भी है वो मिलते हैं। दोनों ही सवाल आपसे पूछा जाए तो 5 स्तर और 5 है वो चरण है वो कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक बात है। अब हम बात करेंगे कि जो कालीबंगा से 5 सांस्कृतिक चरण भी मिल गए, स्तर भी है वो मिल गए। तो ये मोटी बात तो एक खोज के काम को आगे बढ़ा और इसका है वो हमने परिचय देख लिया। और हमें जो चीज इसके अंदर देखनी है वो आपकी बात आई कि इसका जो समय अवधि क्या थी, कालखंड को देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कालखंड को यदि देखा जाए तो इसका जो कालखंड है वो अलग अलग लोगों ने निर्धारण किया है और इसमें जो हम कालखंड लेंगे वो बेसिक रूप से हड़प्पा का ही कालखंड लेंगे। किसका लेंगे? हड़प्पा सभ्यता का जो समय है उसी को लेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि ये जो कालीबंगा है वो हड़प्पा सभ्यता का ये केंद्र है, उसी का ये हिस्सा है, इसलिए जो हड़प्पा का समय है वो इसका भी है वो समय रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना जाता है वो आपका तकरीबन 2350 से लेकर के 1750 BCE पूर्व का समय माना जाता है, बिफोर कॉमन एरा। या फिर इसको मैं लिख लेता हूं ईस्वी पूर्व, तो भी एक ही बात होगी। ये आपकी बात आ गई।
2300 से लेकर के 1750, और एनसीईआरटी में भी इसका कालखंड है वो बताया गया है, वो भी तकरीबन 2300 से 1900 BC का, जो लगभग एक ही बात निकल कर आती है। अब जो ये कालखंड बताया गया, तो यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि इसका जो कालक्रम है वो कांस्य युग का है। कौन सा है? कांस्य युग की ये सभ्यता है, कांस्य युग की एक सभ्यता है। अब इस बात को भी आप साथ में है वो लिखना, दोनों ही कालखंड है वो समय इसका देखा जाए तो 2350 से 1750, और युग की दृष्टि से देखा जाए तो कांस्य युग। चूंकि ये इतिहास में यदि वर्गीकरण को देखोगे तो हमारा इतिहास में एक वर्गीकरण आता है, पहला आता है पाषाण काल। पाषाण काल इतिहास का वह कालखंड जब मानव है वो पत्थर के हथियारों का प्रयोग करता था। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो 11th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें है वो बताया गया है कि किस तरह से मानव है वो पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि इतिहास का वह कालखंड जब मानव है वो अपने शिकार हेतु, भोजन हेतु पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, मानव गुफाओं में रहता था, जंगली जीवन था, तो पाषाण काल। और पाषाण काल का भी विभाजन 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इस नव पाषाण काल के बाद में जो इतिहास का वर्गीकरण किया गया है वो कांस्य युग आता है। कांस्य युग के बाद में ताम्र युग आता है, ताम्र युग के बाद में लोह युग आता है। तो ये अलग अलग रूप से वर्गीकरण, इसलिए मैं इस पूरे वर्गीकरण को नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। आपसे केवल यही पूछी जाएगी कांस्य युग की सभ्यता है वो कौन सी है, तो कालीबंगाएं कांस्य युग में आती है। ताम्र युग की आगे आहड़ आएगी, अन्य सभ्यताएं हमारे ताम्र आएगी, बालाथल है वो ताम्र पाषाण की आएगी, तो उसमें भी मैं आप चीज़ों को डिफाइन कर दूंगा। ये चीज़ आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी, इसके कालखंड को भी देख लिया। अब हम सीधे विशेषताओं के ऊपर है वो जाएंगे कि इस सभ्यता की क्या विशेषता रही। ये आती है आपकी विशेषताएं। विशेषताओं की बात की जाए तो हमने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वह सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको मैं हड़प्पा कह दूं तो भी एक ही बात है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये इसका अलग अलग नामकरण है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा है वो उसी का ही हिस्सा रहा है। तो देखी जाए बात यहाँ, तो ये जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी का एक केंद्र है, सिंधु घाटी का क्या है, केंद्र है। तो इसका केंद्र है, तो सिंधु घाटी की जो विशेषताएं थी वो किसकी विशेषताएं होगी, कालीबंगा से होगी। क्या विशेषताएं रही है कालीबंगा की, वो देखिए। कालीबंगा है वो नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा कैसी है, नगरीय सभ्यता। आपसे सवाल पूछा जाएगा कालीबंगा कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है या नगरीय, तो आप कहोगे कि नगरीय सभ्यता है। और नगरीय सभ्यता है इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा क्या थी, नगर है वो था, बहुत बड़ा नगर था, बहुत बड़ा शहर था। ठीक है, आज आप कोई शहर में जाकर देखिए तो शहर की बनावट से आपको पता चलेगा। जैसे आप जयपुर गए तो जयपुर देखोगे तो जयपुर शहर 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो जहां पर है वो, मैं यहां पर लिख लेता हूं 2 भागों में। एक भाग तो वो है जहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, और दूसरा भाग है निचला हिस्सा, निचला हिस्सा। निचला हिस्सा मतलब वहां पर सामान्य है वो लोग रहते थे। आप जयपुर शहर जाकर देखोगे तो जयपुर में दुर्ग है जहां पर राजा महाराजा रहते थे पहले के समय, जहां पर राजशाही थी। और दूसरा निचला हिस्सा जहां पर सामान्य लोग रहते थे, आप लोग या हम लोग या सामान्य मानवी है वो रहते हैं, वो निचला हिस्सा। तो बस यहां पर भी यही था कि कालीबंगा में भी है वो नगर 2 भागों में बांटा हुआ था। एक दुर्ग था जहां पर है वो शायद अभिजात वर्ग है वो रहने का काम करता था, चूंकि वहां की शासन व्यवस्था की कोई जानकारी नहीं मिलती है कि यहाँ पर राजतंत्र था या है वो मध्यम वर्ग का शासन था या फिर है वो सामान्य जनता का था, ऐसा कोई पता नहीं चलता। लेकिन इसकी बनावट से पता चलता है कि वहां पर दुर्ग है और दूसरा हिस्सा है वो निचला भाग है जहां पर है वो सामान्य जनता का निवास था, सामान्य लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। दूसरी बात जिसकी विशेषता हम देखेंगे कि ये जो नगरीय सभ्यता थे तो यहाँ पर जो मकान बने हुए हैं उन मकानों से है वो सिस्टमेटिक रूप से नाली व्यवस्था है। तो कहेंगे कि मकान या फिर मैं यहाँ पर कहूँगा घर है, और घर से है वो नाली व्यवस्था है वो सही रूप से मिलती है।
अब नाली व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे उत्तम व्यवस्था है कि एक सिस्टम आप देखिए, जैसे कि इस पंक्ति में कुछ घर बने हुए हैं, दूसरी तरफ इस पंक्ति में भी कुछ घर बने हुए हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि हर घर के आगे से है वो नाली निकल रही है, ये नाली है, ठीक है, और ये नाली है तो इसको ढकी हुई है पूरी तरह से। इस तरफ से भी एक नाली आ रही, उसको भी है वो ढकी हुई है। आगे जाकर के ये नाली है वो बड़ी नाली में मिलती है। शहर की बनावट को देखोगे तो आपको उसी तरह से चीज़ें दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रत्येक घर से नाली आ रही है और दूसरे दोनों घर से अब ये नाली आगे एक बड़ी नाली के अंदर जाकर खुल रही। वो बड़ी नाली है वो शहर से बाहर जाकर है वो बड़े गड्ढे में खुल रही। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की जो नाली व्यवस्था थी वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तम व्यवस्था थी, वो नाली व्यवस्था थी। और वो नाली व्यवस्था हमें यहाँ पर है वो देखने को मिलती है। लेकिन जितनी जो सुदृढ़ मोहनजोदड़ो में थी उतनी सुदृढ़ यहाँ पर नहीं थी केवल। और यहाँ से नाली व्यवस्था है वो लकड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी थी? लकड़ी की, जबकि सिंधु घाटी में है वो ईंटों से वो बनी हुई थी। तो नाली है वो यहाँ से किसकी बनी हुई? लकड़ी की है वो नालियां बनी हुई थी। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं, सड़कें समकोण पर काटती हैं, समकोण पर काटती का मतलब ये हुआ कि आप शहर में है वो जाओगे तो वहां देखोगे कि एक है वो बड़ा हाईवे है वो आ रहा है। अब उससे है वो आगे शहर के दूसरे जो मकान बने हुए उन गलियों में है वो जा रही, वो आगे और गली है वो दूसरी गली से है वो कनेक्टिविटी है वो करने का काम कर रही है। तो इस तरह का जो वहाँ सड़कों का जाल है वो वहाँ पर भी बिछा हुआ हमें कालीबंगा से भी मिलता है कि आज से वो तकरीबन आप देख लीजिए 2000 वर्ष का समय, ईयर 2000, वो तकरीबन 4500 वर्ष पूर्व है वो इतने व्यवस्थित नगर था, जो आज भी है वो नगर उस तरह के व्यवस्थित नगर हमें देखने को नहीं मिलते। तो ये इसकी मोटी व्यवस्थाओं के अंदर आता है कि नगर है वो 2 भागों में बसा हुआ था, दुर्ग है और निचला शहर है। और इन दोनों का क्या किया हुआ गया था? दुर्गीकरण था, यानी ये प्राचीर से घिरे हुए थे, प्राचीर से घिरे हुए थे। प्राचीर का मतलब हुआ दीवार, ये दोनों ही दीवार से घिरे हुए हमें इसके अवशेष है वहां से मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी, ये तो आ गई आपके विशेषताओं में कि वहां से कौन कौन सी चीजें है वो मिलती है, अवशेष है वो किसके मिलते हैं। तो बात अवशेष के अंदर है वो कर लेते हैं कि वहां से क्या चीजें आती हैं, जहां से है वो सवाल पुटअप होने की प्रबल संभावनाएं आती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि देखा जाए कालीबंगा से हमें अवशेषों की जानकारी, तो कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य है वो हमें मिलते हैं, जिसको बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कालीबंगा से है वो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेत यानी खेत की जुताई की हुई है वो खेत मिले हैं। और जो खेतों की जुताई की हुई है, और उसमें बताया गया है कि जो खेतों की जुताई होती थी, जो कृषि कार्य करते थे लोग, आज भी हम गांवों में रहते हैं, करते हैं कृषि कार्य, तो उस तरह है वो कृषि कार्य आज से 4000 वर्ष पूर्व में भी है वो सुदृढ़ स्थिति के अंदर था। और जो ये कार्य करते थे वो ग्रिड पद्धति पर करते थे। कैसे करते थे? ग्रिड पद्धति पर है वो करते थे, ग्रिड पद्धति पर करते थे। और फसल में क्या था? चक्रीकरण था, फसल में चक्रीकरण। चक्रीकरण का मतलब यह हुआ कि रोटेशनल क्रॉप होती थी, चक्रीकरण। अब यहां पर जो बात है, एक साहब चक्रीकरण क्या है, हम तो खुद चक्कर खा रहे हैं। चक्रीकरण का मतलब यह हुआ कि फसल है वो अलग अलग रोटेशन में बोती थी। जैसे हम जो खरीफ में है वो क्या करते हैं कि लोग बाजरे के साथ में है वो मूंग को बोते हैं, मोठ को बोते हैं, तो वो फसलें साथ में बोने का है वो काम कर रहे। अब जो ही मौसम चेंज हुआ, सर्दी का मौसम आया, तो लोग है वो दूसरी फसलें बोने का, चाहे सरसों बोने का है वो काम करेंगे, चाहे जीरा हुआ या कोई भी चीज़ हुई। तो रोटेशन से एक फसल हुई, उसके बाद में है वो दूसरी फसलें। और ये फसलों को दो फसलों को साथ में बोते थे। कैसे बोते थे? दो फसलें हैं वो साथ में बोते थे। जैसे यहां पर जो चना और सरसों की फसल है वो बोते थे, चना और सरसों की फसल को ये साथ में
बोते थे। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य वो कालीबंगा से और फसल पद्धतिकरण के आधार पर ये ग्रिड पद्धति पर बोते थे। रोटेशनल में है वो फसलों को बोते थे। ये जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य है वो कालीबंगा के दक्षिण पूर्वी भाग से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व भाग से खेती के साक्ष्य मिले हैं। इस दक्षिण पूर्व को आपको है वो कर लेना, इसको अंडरलाइन और उसके ऊपर ये राइट का चिन्ह भी लगाना कि ये चीज़ें पूछी गई। जो जो चीज़ें मैंने नीचे है वो अंडरलाइन करूंगा मैं और इसके ऊपर राइट का चिन्ह लगाऊंगा, तो आप समझना कि उस चीज़ को पूछी गई। परीक्षा में इस तरह का सवाल भी है वो पूछा जा सकता है। ठीक बात है। दूसरी और यहाँ से जो बात करेंगे कि यहाँ से है वो एक इक्का गाड़ी के है वो एक खिलौने मिट्टी की एक गाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। बेल है वो उसमें जुते हुए हैं। मैं आपको फोटो है वो अभी यहाँ से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर है वो कहेंगे कि मिट्टी की खिलौने गाड़ी के साक्ष्य, मिट्टी की खिलौने गाड़ी के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। और भी क्या मिलते हैं उसको भी है वो देख लीजिए आप। मिट्टी की खिलौना गाड़ी हो गई। यहां से अलंकृत ईंटें मिलते हैं। अलंकृत ईंटें हैं वो मिलते हैं। ईंट जो हम मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, वो मिलते हैं। एक जगह से अलंकृत है वो फर्श हमें मिलता है जहां से है वो अलंकरण किया हुआ ईंटों में। ये हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जहां से वो अलंकृत ईंटें मिलती हैं। बाकी जगह से वो अलंकृत ईंटें नहीं मिलते हैं। तो ये अलंकृत ईंटें हैं वो आ गई। यहां से हाथी दांत की कंघी मिलती हैं। हाथी दांत की कंघी, वही कंघी जो बाल है वो बालों में कंघी की जाती है, वही कंघी यहां से पूरे हाथी दांत की। हाथी दांत की तो वैसे लोथल से भी मिलती है, लेकिन यहाँ कालीबंगा से वो पूरे हाथी दांत, एक तो पूरा हाथी दांत भी मिलता है और हाथी दांत की कंघी भी मिलती है। तो पुराने जमाने में जब विवाह हुआ करता था तो उस समय है वो हाथी दांत की चाहे कंघी ले जाने का है वो काम करते थे, या हाथी दांत का चूड़ा भी है वो ले जाते थे। आज तो वो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि हाथी को है वो मारने के ऊपर, पशु वध के ऊपर है वो प्रतिबंध लगाया गया। कानूनी जुर्म भी है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको सजा होती है। तो यहाँ से वो चीज़ें है वो मिल रही है, इसका मतलब वहाँ पर प्रचलन में थे। हाथी दांत की कंघी मिलती हैं। यहाँ से है वो हाथी का पूरा दांत मिलता है। हाथी का पूरा दांत है वो मिलता है। ये चीज़ें है वो मिलती है। यहाँ से है वो भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य यहां से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी है वो हमें मिलते हैं। तो अलंकृत ईंटें मिलती हैं, हाथी दांत की कंघी मिलती है, हाथी का पूरा दांत मिलता है, भूकंप के है वो साक्ष्य मिलते हैं, ऊंट की हड्डियों के है वो साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से है वो आभूषण है वो मिलते हैं। तो यहाँ से हम कह देंगे कि मन के है वो मिलते हैं। यहाँ से है वो मन के, किसके हैं? मिट्टी के। मिट्टी के है वो मन के यहाँ से मिलने का काम कर रहे हैं। यहाँ से है वो मृदभांड भी मिलते हैं, अलग अलग तरह के मृदभांड। मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन है वो यहाँ से मिलने का काम है वो कर रहे हैं। तो ये कालीबंगा से है वो हमें अवशेष निकल कर आते हैं कि वहाँ से चीज़ें हैं वो क्या क्या मिली। आपसे पूछी जा सकती है, परीक्षा में पूछा गया है, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले, हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली, ऊँट की हड्डियों के है वो साक्ष्य कहाँ से मिले, मिट्टी का हल है वो मिलने का खिलौने के रूप में उसका है वो साक्ष्य मिलता है, हालांकि बनावली से है वो मिलता है। तो यहाँ पर खिलौने के है वो मिलते हैं, खिलौने के भी मिलते हैं, आप देख लोगे उसमें आ जाएगा, खिलौने के साक्ष्य भी मिलते हैं।
खिलौने के साक्ष्य भी है वो मिलते हैं। तो ये तो एक बात आ गई कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता के बारे में है वो आपसे इतनी ही चीज़ें पूछी जाएगी, आप इनको अच्छी तरह से है वो कर लेना, आपका है वो सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसकी खोज का काम है, शब्द का अर्थ है वो क्या क्या रहा, और कौन सा है वो यहाँ से अवशेष है वो मिलने का काम कर रहा है, वो चीज़ें आपकी किस नदी के किनारे हैं, किसने खोज की, कब है वो खोज का काम यहाँ से होता है। फिर यहाँ से 5 सांस्कृतिक चरण भी हैं, तो 5 स्तर भी हैं, और ये इसका कालखंड भी है वो हमने बता दिया। यहाँ इसकी विशेषता, नगरीय विशेषता क्या थी, किस तरह की नाली बनी हुई है, किस तरह के भवन बने हुए, प्रत्येक घर से है वो हमें कुआं मिलने का काम कर रहे हैं, तो उसमें लिख लेना प्रत्येक घर से कुआं भी मिल रहे हैं, शौचालय है वो मिल रहे हैं, तो मकान है वो नाली व्यवस्था सुदृढ़ है, सड़कें समकोण के ऊपर काटने का काम कर रही है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य वगैरह ये हो गए। साथ ही साथ में यहाँ से जो फसल के भी है वो हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। फसल के भी यदि देखा जाए तो यहाँ से आपको गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं के साक्ष्य हैं, चना के साक्ष्य हैं, सरसों के साक्ष्य हैं, सरसों के है वो साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। तो गेहूं है, चना है, सरसों है, इन फसलों के भी आपको साक्ष्य यहीं से है वो देखने को मिलते हैं। तो ये कालीबंगा की बात हो गई। और अब हम दूसरी और हमारी एक सभ्यता लेंगे, उस सभ्यता से है आपका सवाल आता है। एक थोड़ा सा आप मैप में भी इसको है वो देख लीजिए, ये इंडियन जो हिस्ट्री का मैप है, NCERT का मैप है। ये सारे के सारे जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इसी सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्षेत्र है। यहाँ पर जो मैप में दिया गया है वो सिंधु घाटी की क्षेत्र है। सिंधु घाटी के मैप जो क्षेत्र है यहाँ पर आप देख लो, ये मांडा है वो सबसे उत्तर में रहता है, ये हड़प्पा है रावी नदी के तट पर, और ये गवेरी वाला है, ये सिंध का जो क्षेत्र है, ये कोट दीजी है, ये मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा का बड़ा केंद्र है वो रहा है, ये आमरी है, ये बालाकोट है, चंदहुदड़ो जहाँ मनके बनाने का कारखाना मिला है, धोलावीरा जहाँ पर है वो स्टेडियम के है वो साक्ष्य मिलते हैं, जगपति जोशी ने है वो इसकी खोज की थी। ये नागेश्वर है, ये भी एक तरीके से समुद्र तट के ऊपर था, बंदरगाह था नागेश्वर से भी, वहाँ से भी मनकेर, शंखकेर है वो साक्ष्य मिलते हैं। ये है वो रंगपुर है गुजरात के अंतर्गत, ये लोथल है वो अहमदाबाद भोगवा नदी के तट पर है, वहाँ से भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ से भी है वो साक्ष्य प्राप्त हमें होते हैं। अग्निकुंड के भी साक्ष्य लोथल से भी मिलते हैं और कालीबंगा से भी मिलते हैं। तो एक शब्द यहाँ से लिख लेना कि कालीबंगा से है वो अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके मिलते हैं? अग्निकुंड के। और 7 अग्निकुंड के है वो साक्ष्य मिलते हैं, 7 अग्निकुंड मिलते हैं यहाँ से, 7 अग्निकुंड है वो कालीबंगा से मिलते हैं एक चबूतरे के ऊपर। एक चबूतरे के ऊपर कितने? 7 अग्निकुंड है वो मिलते हैं। और यहाँ लोथल से भी मिलते हैं, कालीबंगा से भी मिलते हैं। तो कालीबंगा से है वो 7 अग्निकुंड है वो मिलते हैं एक चबूतरे के ऊपर। हालांकि कुल तो 8 मिलते हैं, लेकिन आप 7 का ही ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में है वो 7 पूछे जाएंगे। समाधान के भी है वो में साक्ष्य है वो मिलते हैं कि तीनों ही तरह के यहाँ पर है वो समाधान होते थे। प्रतीकात्मक समाधियों के भी है वो साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लोथल है गुजरात के अंदर आता है। फिर यहाँ पर ये हमारा जो मुख्य केंद्र है वो था राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा। ये हड़प्पा का है वो राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र है वो कालीबंगा। ये बनावली है वो बड़ा हरियाणा, राखी गढ़ी है, ये मित्ताथल है। तो ये भी क्षेत्र है वो किसके हैं? सिंधु घाटी के थे और हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है कहा जाता है। और कालीबंगा है वो राजस्थान में अवस्थित थी। ये तो हमारी मोटी मोटी बात हो गई थी कालीबंगा के ऊपर। मैप में है वो आपने देख लिया होगा। और ये आप देख लीजिए, ये जो वो मिट्टी की एक गाड़ी मिलती है, आप देख लो ये मिट्टी की गाड़ी, ये 2 बैल जीते हुए हैं, तो वो कहाँ से मिलता है? हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ये समाधान है वो मिला है कि किस तरह से है वो लोगों को दफनाया जाता था मृत्यु के बाद में। मृत्यु के बाद में है वो दफनाया जाता था, तो उसकी एक स्थिति को यहाँ पर है वो बताया गया। तो आप इसको भी देख लीजिए, अगला रास्ता भी यही है। यहाँ पर जो बताया गया है कि एक व्यक्ति की जो शव है अंत्येष्टि की गई, उसके साथ में है वो कुछ बर्तन डाले गए, मृतभांड है वो डाले गए। तो एक चीज़ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था से जानकारी निकल कर आती है कि लोगों के साथ में है, शव के साथ में और कुछ चीज़ों को भी दफनाया जाता, और ऐसी उनकी मान्यता भी थी
कि शायद मृत्यु के बाद में भी उस जीव को है वो इन चीज़ों की, मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो वो इनके साथ बर्तन वगैरह या कुछ चीज़ है वो डालते थे। तो समाधान के है वो साक्ष्य यहाँ से मैं ले लेता हूँ, समाधान के भी है वो साक्ष्य मिलते हैं। समाधान यानी समाधियाँ, और कितने तरह की समाधियाँ मिलती हैं? 3 तरह की है वो समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये कुएं का फोटो यहाँ पर दिया हुआ है, तो कुएं भी है वो घरों से मिलते हैं, तो ये कुएं के भी साक्ष्य मिले, समाधान की भी बात है। अब अगली जो हमारी सभ्यता होगी वो हम आहार को लेके दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता जो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंतर्गत पनपने का काम हुआ है। तो बात करते हैं आहार सभ्यता। आहार से भी आपका सवाल है वो श्योर बनता है। प्रथम एग्जामिनर क्या करते हैं कि वरीयता देता है, तो कालीबंगा फर्स्ट स्थान पर, प्रथम है वो कालीबंगा से सवाल आएगा। यदि कालीबंगा से नहीं बनता है तो आहार को छोड़कर आगे एग्जामिनर नहीं बढ़ पाएगा। देखिए आहार सभ्यता, आहार सभ्यता की भी वही स्थिति देखेंगे कि ये कहां पर अवस्थित है, इसकी स्थिति है वो कहां पर है। तो आहार सभ्यता है वो उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में है वो, इसकी है वो हमें जानकारी मिलती है। उदयपुर जिले से ये सभ्यता मिलती है, उदयपुर जिले में मिलती है। तो ये किस नदी के किनारे हैं? तो आहार सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे, आयड़ या बेड़च नदी, बेड़च नदी, या ऑप्शन में और दे देता हूं बनास नदी, इसके किनारे ये सभ्यता है वो विकसित होने का काम कर रही थी। जो कि क्या होता है कि कभी कभी इन दोनों शब्द को भी छोड़कर एग्जामिनर आगे बढ़ जाता है तो बनास देगा, क्योंकि ये जो आयड़ है ये बेड़च नदी है, बेड़च नदी आगे जाकर बनास में मिल जाती, बनास की ही सहायक है, तो कभी बनास शब्द भी दे। तो पहला आहार सभ्यता उदयपुर में है, कौन सी नदी के किनारे? आयड़, बेड़च या बनास नदी के किनारे आहार सभ्यता पनपने का काम हुआ। ठीक बात। अब इस सभ्यता की बात करेंगे कि इसका जो है वो खोज का काम है वो किसने किया, उत्खनन का काम है वो किसने किया। तो इस सभ्यता के उत्खनन का है वो काम है वो किया, खोज और उत्खनन का काम है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में किया। आपसे सवाल यहां से पूछा जाएगा कि इसके खोज उत्खनन का कार्य किसने किया, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया। ठीक बात। और भी मैं बात को आगे ले लेता हूं, फिर आपको ये चीजें बताऊंगा। उसके बाद में यदि देखा जाए तो 1954 से लेकर 1956 तक आर.सी. अग्रवाल ने भी है वो खुदाई का काम किया। आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. का मतलब हुआ रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने भी है वो इसके उत्खनन का कार्य किया 1954 से 56 में। उसके बाद में और भी उत्खनन का कार्य आगे बढ़ता है तो 1961-62 में है वो इसका काम है वो किया एच.डी. सांखलिया ने किया। एच.डी. सांखलिया, एच.डी. सांखलिया ने है वो इसके उत्खनन का कार्य किया। एच.डी. हंसमुख धीरजलाल सांखलिया करके नाम है। ये दक्कन कॉलेज पूना विश्वविद्यालय के है वो व्यक्ति थे, और साथ में मेलबर्न विश्वविद्यालय की टीम भी इनके साथ में थी। राजस्थान पुरातत्व विभाग भी इसके साथ में था। तो बहुत से अलग अलग लोग भी थे जिनकी इतनी बड़ी हमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, डेक्कन कॉलेज पूना है, डेक्कन कॉलेज पूना है, प्लस मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का, मेलबर्न विश्वविद्यालय कहाँ का है भाई, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का है। राजस्थान पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग, इन्होंने इसके है वो खोज उत्खनन का काम किया। ठीक बात। आगे और चीज को हम बढ़ाएंगे कि साहब इसके खोज और उत्खनन का काम तो अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल और एच.डी. सांखलिया ने है वो इस कार्य को किया। अब इसके नाम को देखेंगे, इसके नाम को भी लेकर है वो इसके अलग अलग नाम आते हैं। इसका जो नाम है आहार का, इसको आहार सभ्यता तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे अन्य नाम है, इसको कहा जाता है
धूलकोट सभ्यता कहा जाता है। इसको है वो आघाटपुर कहा जाता है, आघाटपुर। इसको आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। इसको अन्य नाम और भी दिया जाता है। इसका जो अन्य नाम है वो ताम्रवती नगरी भी आता है, ताम्रवती नगरी। इसका और नाम भी आता है तांबा वाली नगरी, तांबा वाली नगरी। इसको स्थानीय भाषा में है वो गोरे और काठ की सभ्यता भी कहा जाता है, गोरे और कोठे की सभ्यता। तो स्थानीय नाम भी इसका एक आता है। स्थानीय यानी वहां पर लोकल नाम प्रचलित है, स्थानीय नाम गोरे व कोठे की। क्योंकि जो अनाज संग्रहण का काम है वो करने के लिए वो बड़े बड़े है वो भंडारण बनाए जाते थे, जिनको है वो कोठे है वो कहा जाता है, कोठियाँ होती थी पहले। हम देखते हैं कि गाँव में क्या है कि अनाज को रखने के लिए एक मारवाड़ी राजस्थानी में जो शब्द है वो प्रचलन में किनारा, किनारा करके एक शब्द चलता है, और वो एक कोठी होती थी, बड़ी सी बनाई जाती थी लकड़ियों से लेकर, लकड़ी से इस टाइप की एक बनाई जाती थी, बड़ी सी कोठी है वो इस टाइप की थी, ऐसी है वो कोठी थी। उसका है वो ऊपर से है वो बिल्कुल छोटा सा एक मुंह होता था, और ये लकड़ी से बनाई होती थी। और इसको है वो पूरी गाय जो मिट्टी है, गोबर है, उससे इसको पूरा है वो लीपा जाता था, और फिर इसमें अनाज का संग्रहण होता था। लंबे समय तक अनाज खराब नहीं होता था, तो इसलिए वहाँ पर हमें इसके साक्ष्य मिले। इस कारण से इसको गोरे व कोठे की है वो सभ्यता भी कहा जाता है। ये नाम आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पीछे है वो परीक्षाओं के अंदर पूछे गए गोरे और काठ की है वो सभ्यता किसको कहा गया है, तो वो आपके आहड़ सभ्यता को है वो कहा गया है। तो ये आपकी आहड़ सभ्यता, तो ये आहड़ सभ्यता आपकी थी कि भाई उदयपुर से हमें है वो मिली, और यहाँ से इसके अलग अलग नामकरण है वो आया। अब इसका जो समय है वो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग जो समय सभ्यताएं आई। जैसे मैंने आपको कहा था कि कांस्य युग की सभ्यता तो कालीबंगा थी, लेकिन ये ताम्र युग की, कांस्य युग के बाद का जो कालखंड इतिहास में आता है उस युग की आती हैं। तो आहड़ है वो किस काल की है, तो आप कह देंगे कि साहब ये ताम्र युग की सभ्यता है। किसकी है? ताम्र युग की। ताम्र युग की सभ्यता है वो कौन सी है? आहड़ है। और इसका समय है वो देखा जाए तो तकरीबन 2100 से लेकर के 1500 तक का है वो BC ईसी पूर्व का है वो इसका समय माना जाता है। आपसे वो समय नहीं पूछेगा, केवल और केवल ये पूछ जाएगा कि ये किस युग की है वो सभ्यता। चूंकि यहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर वो तांबे की बनी हुई, इसलिए इसका नाम है वो ताम्र युग है वो कहा गया। ताम्र युग में भी बेसिक रूप से ऐसा ही था कि जहाँ हथियार है, जहाँ अवशेष है, वो किसके मिलते हैं? तांबे के मिलते हैं, इसके कारण इसको कहा गया। साथ ही साथ हम कहेंगे कि जो आहड़ सभ्यता है वहाँ से बस्तियों के 8 स्तर बने, बस्तियों यानी लोगों के निवास के। तो यहाँ पर कह देंगे मानव बस्ती के, किसके? मानव बस्ती के, ये मानव बस्ती के। आहड़ से मानव बस्तियों के 8 स्तर मिले। 8 स्तर यहां से मिले हैं, उसमें से जो चौथा स्तर है, चौथा स्तर है, वहां से 2 कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। दो कुल्हाड़ियां मिली है। किसकी है? वो तांबे की है, तांबे की है वो 2 कुल्हाड़ियां मिली। अब इसको याद करने का बेस्ट तरीका यहां से आप देख लीजिए, स्तर कितने हैं, तो आप कहेंगे एक साहब स्तर यहां पर देखा जाए तो 8 स्तर है वो हमें मिलते हैं। ये आपके 8 स्तर, 8 में है वो 2 का भाग 4, तो यहां से चौथा स्तर है। और चौथे स्तर से कितनी कुल्हाड़ियां? 2 की, तो ये देख लो 2 4 8, 2 से गुणा कर लो,
बस सिस्टम है। तो ये मानव बस्तियों के हमें जो स्तर है वो मिलते हैं, आहट से कितने मिलते हैं, 8 स्तर मिलते हैं, और उसमें चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिलने का काम आहट से हो रहा है। ठीक बात। यहाँ से हमने आपको कहा था कि अनाज के भंडारण हेतु है वो हमें साक्ष्य मिलते हैं कि वहाँ है वो अलग अलग बड़े कोठे है वो मिलते थे जिसमें लोग है वो अनाज का भंडारण करके रखते थे। तो अनाज का भंडारण करके रखते थे तो इसका मतलब अनाज मिला होगा, तो अनाज के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। और अनाज के साक्ष्य में यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से जौ के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ से ज्वार के भी है वो साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, जो खाने के लिए आती है। जो अलग होती है, ज्वार है वो अलग होती है। ठीक बात है। जो होती है वो रबी की फसल होती है और ज्वार होती है वो खरीफ की फसल होती है। वर्षा ऋतु में है वो बाजरा है वो ज्वार बोया जाता है, मोटे अनाज में है वो आता है। अभी ये जो चावल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से आती है चावल की। इस शब्द को आप ध्यान रखोगे, बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि साहब आहट से है वो चावल के साक्ष्य नहीं मिलते, ऐसी परीक्षा में पूछा गया है कि इसमें से है वो उन्होंने पूछा कथन में, पिछली आरएस परीक्षा में पूछा गया था कि आहट से है वो हमें है वो साक्ष्य चावल के साक्ष्य नहीं मिलते, तो वो गलत था। क्यों? क्योंकि आहट से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसलिए आप इन फसलों का है वो अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक बात। दूसरी बात यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से लाल और काले रंग की मृदभांड मिलती है। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कहेंगे कि आहट से काले और लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, पूरी लाइन लिखूंगा मैं, मिलते हैं, जिस पर सफेद रंग की ज्यामितीय संरचना है वो मिलती है। सफेद रंग की ज्यामितीय संरचना, ज्यामितीय ने उसके ऊपर सफेद रंग की है कोई एक घड़ा मिला, मिट्टी का बर्तन मिला, जैसे कि आपको है वो ये कोई मिट्टी का है वो बर्तन मिला, और उसके ऊपर काले और लाल रंग का है, उसके ऊपर इस तरह की है वो जो चौकड़ियां हैं वो बनी हुई हैं, सफेद रंग की है वो धारियां हैं, तो उसको बताया गया कि सफेद रंग की है वो ज्यामितीय संरचना आहट से मिलने का काम है होता है। तो ये आहट से कुछ चीजें और भी निकल आई। आहट से है वो रंगाई छपाई के है वो साक्ष्य मिलते हैं कि लोग है वो ठप्पा देकर किस तरह से वस्त्रों के ऊपर रंगाई छपाई करते थे। तो और भी हम देखते हैं कि आहट से रंगाई छपाई के साक्ष्य मिलते हैं। कैसे? ठप्पा पद थे। ठप्पा पत्ती का मतलब हुआ कि उसके ऊपर ठप्पा देकर है वो बनाते थे, उस टाइप से जो कपड़े को रंगना होता है ना, तो उसके ऊपर है वो ठप्पे से है वो मारते थे और उससे है वो रंग रोगन उसके ऊपर होता था, तो ठप्पा पत्ती से होते थे। साथ ही साथ यहाँ पर है वो माप तोल के बाट भी हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? माप तोल के बाट भी मिलते हैं। माप तोल के बाट मिलते हैं। माप तोल के बाट मिलते हैं, इसका मतलब लोग है वो किस तरह से वस्तुएं रखते थे, खरीदने बेचने का काम करते थे। तो उस समय 4000 वर्ष पूर्व भी है वो लोग वस्तुओं को मापने तोलने का काम है वो करते थे। तो यही माप तोल के बाट यहाँ से मिलने का काम है वो कर। यहाँ से है वो एक चीज और भी मिलती, एक शब्द यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो काफी आपको परीक्षा में पूछा गया। लेपिस माजुली करके एक पत्थर मिलता है। लेपिस माजुली एक पत्थर है वो मिलता है, और ये पत्थर कैसा है? विदेशी पत्थर है। कैसा है? विदेशी पत्थर है। तो लेपिस माजुली विदेशी पत्थर है जो ईरान देश में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ईरान देश में। ईरान एक देश है हमारे भारत के पड़ोस में लगता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अफगान के
पाक के जो पड़ोस में देश लगता है वो ईरान लगता है, अफगान। तो ईरान देश से है वो एक पत्थर वहाँ मिलता है, उस टाइप का पत्थर यहाँ पर भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आहड़ सभ्यता के लोगों का संपर्क है वो किससे था, विदेशी लोगों के साथ में था। तो हम कहेंगे कि आहड़ सभ्यता के विदेशी लोगों के साथ संबंधों को प्रकट करने का काम है वो कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है। तो हम कहेंगे कि आहड़ सभ्यता के विदेशी संपर्क का प्रमाण है कौन सा, यह लेपिस माजुली करके पत्थर। तो ये आहड़ से है वो कुछ चीज़ें हमें मिली कि किस तरह से बस्तियों के है वो प्रकार मिलते हैं। वहाँ है वो अन्नागार जो भंडारण मिलता था, अन्नागार नहीं कहूँगा, कोठे मिलते थे जिसमें है वो लोग अन्न को संग्रहित करते थे। वहाँ से है वो चावल के हमें है वो साक्ष्य मिलते हैं, और वहाँ से ये रंगाई छपाई के है वो साक्ष्य मिलते हैं, माप तोल के बाट है वो मिलते हैं, मृदभांड है वो मिलते हैं। वहाँ से है वो लेपिस माजुली एक पत्थर है जो विदेशी संपर्क को इंगित करता है, वो आहड़ से मिलने का काम है वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आहड़ का जो जीवन था, वो आहड़ का जो जीवन है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी थी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो नगरीय के भी है वो साक्ष्य हमें वहाँ से मिलते हैं, पशुपालन के भी है वो साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ से कृषि के भी है वो साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं। हालांकि पशुपालन का जो बड़ा साक्ष्य मिलता है वो मध्य पाषाण काल में बागोर सभ्यता है, वहाँ से पशुपालन के बड़े पैमाने के ऊपर हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो अब यहाँ पर और चीज़ हम कहेंगे कि जो आहड़वासी है, आहड़वासी मकान की नींव में पत्थर और ईंटों का प्रयोग करते थे। आहड़वासी है वो मकान बनाते थे, उसमें पत्थर और ईंटों का प्रयोग करते थे। अब आप कहोगे कि साहब ये तो सामान्य बात है, क्यों पूछ रहे हमसे, तो इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है, तो वहाँ पर ये बताया गया कौन सा जो कथन है वो गलत है, कौन सा है वो सही है। तो ये चीज़ है वो पूछी गई थी। और उसमें एक चीज़ और भी है कि जो आहड़वासी जो मकान बनाते थे कच्ची ईंटों से है, पत्थर से जो मकान बनाते थे, तो वो मकान आज भी है वो हमें उनके अवशेष देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक रूप से हमारी आहड़ की है वो विशेषताएं निकल कर आई। पुनः मैं बात को आपको आहड़ के ऊपर लेकर चलूँगा, जहाँ से है वो आपकी एक स्थिति है वो मोटी मोटी क्लियर हो जानी चाहिए। आप यहाँ से है वो देखिए, यहाँ से ये मृदभांड मिला हमें, ये आपका एक बड़ा मिट्टी का वो बर्तन मिला। मृदभांड का मतलब हुआ कि मिट्टी का एक बड़ा बर्तन है। ये देखिए, इसके ऊपर ये लाल, ये देख लीजिए लाल है, और ये काले रंग की धारियाँ हैं उसके ऊपर, और ये बीच बीच में आप यहाँ पर देखेंगे तो सफ़ेद रंग की जो ज्यामितीय संरचना है वो आहड़ से मिलने का काम कर रही है। ये आहड़ संग्रहालय का ही फोटो है जो आपको दिया गया है। तो ये मिट्टी के है वो मृदभांड में मिलते हैं, मूर्ति भी है वो वहाँ से मिलती है। तो ये आहड़ सभ्यता की हमारी बात हो गई। तो प्यारे अभ्यर्थियों, प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, ये हमारी जो बात हुई थी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता की, और उसमें दो सभ्यताएं हमने ली थी। एक सभ्यता कालीबंगा ली और दूसरी सभ्यता आहड़ ली, और उसके बारे में जो हमारी चीज़ें परीक्षा में पूछे जाने हेतु उपयोगी हैं। वैसे तो आहड़ को या कालीबंगा को, इस टॉपिक को हम है वो 10 पेज में ले सकते हैं, या 2-2, 3-3 घंटे भी इसको है वो क्लास को है वो बड़ी क्लासों में जब पूछे जाती हैं तो वहाँ खींचना पड़ता है। लेकिन आपके परीक्षा की जो व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से मोटी मोटी जो बातें यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी रहेगी। आप चीज़ों को नोट्स के रूप में है वो बनाइए, लिखिए, उनको याद कीजिए। बाद में भी है वो आपकी और कोई कमी रहती है तो आप मुझे है वो कमेंट बॉक्स में जाकर इन बातों को बताइए कि साहब ये हमारी रही, और भी चीज़ें मैं आपको वो विस्तृत रूप से करवाऊंगा। टेस्ट मॉड्यूल होगी तो उसमें भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट हो गई।
तो आप सीएटी की क्लासों को अच्छे तरह से है वो देखने का काम करें, अच्छे तरह से है वो पढ़िए, और साथ ही साथ इस चैनल से भी है वो आप जुड़ें, अधिकतम लोगों को है वो जोड़ने का कार्य करें। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को है वो विराम करता हूँ, और आगे की जो भी आपकी क्लासें होगी उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।